हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन 2025 की जो हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, इसके अंदर आज की जो हमारी वीडियो है, इसके अंदर हम सामान्य ज्ञान एवं बोध के जो 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उन पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर आप सभी को पता होगा कि जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके अंदर जीके जीएस जो है 50 नंबर की आती है, रीजनिंग 50 नंबर की आती है, मैथ 50 नंबर की आती है और टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी 50 नंबर का आता है। और ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके हमने पार्ट 3 जो है अपने यूट्यूब चैनल पर बना के डाल रखे हैं। इसकी प्रॉपर वे में एक प्लेलिस्ट बना रखी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इसको देख लेना और आपको डेली टीचिंग एप्टीट्यूड का एक पार्ट देखने को मिल जा रहा है। और इसी तरह से आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे सामान्य ज्ञान एवं बोध, जो आपका 50 नंबर का पूछा जाता है, जिसको हम नॉर्मली जीके और जीएस बोल सकते हैं। ठीक है, जीके का मतलब जनरल नॉलेज, जीएस का मतलब जनरल साइंस या जनरल स्टडीज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अंदर हम सामान्य ज्ञान के अंदर इतने सारे पार्ट कवर करेंगे, जिसमें रहेगा भारत का इतिहास, भूगोल, भारत का भी और विश्व का भी, भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, भौतिक रसायन एवं जीव विज्ञान, विविध तथ्य एवं आंकड़े। अब देखिए, भारत का इतिहास यानी कि हिस्ट्री आ जाएगी हमारी, और हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे, इसमें हम प्राचीन भी पढ़ेंगे और फिर मध्य भी पढ़ेंगे, और इसके बाद जो हमारा आधुनिक है ये भी पढ़ेंगे, सारे के सारे पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। भूगोल के अंदर आपको यहाँ पर हम इंडिया का भूगोल भी बताएंगे और साथ साथ में जो वर्ल्ड की जियोग्राफी है उसको भी पढ़ाएंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इसके अंदर हम पॉलिटी को पढ़ेंगे, पॉलिटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे। अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी है, तो इकोनॉमी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस, जनरल साइंस के अंदर हम भौतिक रसायन, जीव विज्ञान यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर कवर करेंगे। विविध तथ्य हैं, विविध तथ्यों के अंदर जो हम विभिन्न प्रकार के दिवस होते हैं, बुक्स होती हैं, और साथ साथ में पत्र वगैरह होते हैं कि ये किस किस का कौन सा पत्र है। और इसके अलावा बहुत सारे जो साइंटिस्ट होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है, बहुत सारी खोज पूछी जाती है। तो ये सारा का सारा हम विविध तथ्य एवं आंकड़ों के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, सबसे जो पहला इसमें विषय आता है भारत का इतिहास। और भारत के इतिहास में जो प्राचीन इतिहास है, तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास कवर करेंगे। तो प्राचीन इतिहास की यानी कि ये जो भारत का इतिहास है, इसकी सीरीज में आज हमारी पहली वीडियो रहने वाली है। देखिए, आज की वीडियो में हम क्या सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी इसके बाद की हमारी जितनी भी वीडियो रहेंगी उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या को बढ़ा देंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। और हाँ, एक चीज मैं और आपसे कहना चाहूंगा कि आपके जितने भी जो साथी हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हमारी इस वीडियो को उन लोगों तक भी जरूर से जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि ये जो हमारी पूरी वीडियो रहेंगी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होंगी। तो स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो, इसके अंदर हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है कि प्राग ऐतिहासिक काल के अंतर्गत किन संस्कृतियों को रखा गया है। कि जो प्राग ऐतिहासिक काल था, इसके अंदर किस प्रकार की संस्कृतियां आती थी, कांस्य युगीन, लोह, पाषाण या फिर ताम्र। तो देखो, प्राग ऐतिहासिक काल था, इस समय जो मानव था उसको किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, यानी कि जो धातु थी भाई, यहाँ पर तो इस समय इनका बिल्कुल भी ज्ञान था ही नहीं। तो लोहा, तांबा और कांस्य, इनका तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। प्राग ऐतिहासिक काल था, यहाँ पर आदमी जो था पूरा आदि मानव था, और यहाँ पर ये सारा का सारा पत्थरों के सहारे जीवन बिताता था। यानी कि इसके शिकार करने के लिए जो औजार बने होते थे वो भी पत्थरों के ही होते थे, पत्थरों के, ये यानी कि जितनी भी जो चीजें बनाते थे वो पत्थर का ही प्रयोग करके बनाते थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव सभ्यता के विकास की प्रथम अवस्था कौन सी थी। कि जब मानव ने अपना विकास स्टार्ट किया था तो उसकी प्रथम अवस्था कौन सी थी। पशु चारण की। देखिए, पशु का चारण तो तभी हो पाएगा जब वो पशुओं को पालना सीखेगा, तो भाई ये तो पहली अवस्था में नहीं किया था। शिकार करना बिल्कुल कह सकते हैं कि जब भाई जब एक आदमी पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था तो उस समय उन पत्थरों के औजारों से शिकार ही करता था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कृषि अवस्था ये भी बाद में आई है, औद्योगिक अवस्था ये भी बाद में आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्राग ऐतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किससे बनाए जाते थे। तो भाई ये बिल्कुल अभी हमने ऊपर बताया है, ये पत्थर से बनाए जाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि प्राचीन मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया था। तो प्राचीन मानव ने सबसे पहले जो पालतू बनाया था वो बनाया था कुत्ते को। ठीक हो गया, तो कुत्ता है हमारा ऑप्शन नंबर बी में, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो पालतू पशु बनाया था, ये इन्होंने लगभग मध्य पाषाण काल के दौरान बनाया था। तो कभी कभी भाई इस तरह का भी अगर पूछ लेता है तो आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा सीधा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि
मानव ने आग का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया था? तो मानव ने जो आग का प्रयोग है ये किस युग में किया था? यानी कि ये जो आग का प्रयोग है ये सर्वप्रथम नवपाषाण काल युग में हुआ था। इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अगर देखो और भी चीजें मैं आपको बताऊं कि जो नवपाषाण युग है इसी से जो कृषि कार्य का आरंभ था, यानी कि कृषि कार्य की जो शुरुआत है वो भी इसी युग से स्टार्ट हो चुकी थी। क्योंकि देखो आदमी को आग की जानकारी हो गई थी, जब आग की जानकारी हो गई थी तो उसको पकाया हुआ जो खाना था, मांस था, वो स्वादिष्ट होने लगा। तो उसके लिए उसने क्या सोचा कि मुझे तो अन्न खाते हैं, पहले कच्चे खा जाते थे, फल फ्रूट कच्चे खाते थे, उन्होंने सोचा कि हम इसको पकाकर खाते हैं तो कैसा रहेगा। दूसरा जो नवपाषाण काल है इसके अंदर आदमी के अंदर जो स्थायी निवास है, तो स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो भी नवपाषाण काल के अंदर आती है। इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि मानव में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति है वो किस युग से विकसित हुई थी? तो ये हुई थी नवपाषाण युग से। ठीक हो गया। चलो ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि मानव ने कृषि कार्य किस युग से आरंभ किया था? ये लो अभी ऊपर बताया कि नवपाषाण युग से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव ने जो सबसे पहले धातु का प्रयोग किया था वो किया था तांबे का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कांसा उस समय ज्यादा जानकारी नहीं थी, लोहा तो अब बाद में हुआ है और चांदी की भी नहीं थी, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया? तो मानव ने जो सर्वप्रथम फसल का प्रयोग किया था तो वो किया था जूं का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ जाएगा। जूं को हम यब भी बोलते हैं, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है। तो जूं का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? यब हो जाएगा। तो मानव ने सर्वप्रथम किस फसल का प्रयोग किया था? अगर आपको ऑप्शन में जूं नहीं दिखता है उसकी जगह यब दिख जाता है तो यब का किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि नवपाषाण युग में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो नवपाषाण युग में जो चावल की खेती का साक्ष्य है वो हमें कहाँ से मिला है? वो मिला है हमें कोल्डी हवा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छा एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि कृषि का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला? तो कृषि का जो साक्ष्य है आपको वो मेहरगढ़ से मिला था। ये मेहरगढ़ है, यहाँ से कृषि का हमें साक्ष्य मिला है। इस चीज का भी आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस काल की सभ्यता मानी जाती है? तो ये मानी जाती है कांस्य काल की, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हड़प्पा की जो खुदाई सर्वप्रथम हुई थी ये हुई थी 1921 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पूछ लेगा है कभी कभी ये जो खुदाई है ये खुदाई कराने वाला उत्खनन करता, यानी कि खुदाई खुदाई कराने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये जो था वो था दयाराम साहनी। आपने इनका भी नाम ध्यान रखना है। दूसरा ये पूछ लेते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये किस नदी के तट पर है? तो यहाँ पर जो नदी हो जाएगी वो हो जाएगी रावी नदी। तो रावी नदी के तट पर है। ठीक हो गया। दूसरा ये इसकी वर्तमान में स्थिति कहाँ पर है? तो वर्तमान में जो स्थिति हो जाएगी वो हो जाएगी इसकी माउंट गोमरी जिला। ठीक है। तो माउंट गोमरी जिला है जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान के अंदर है। तो ये अभी यहाँ पर स्थित है। ठीक हो गया। अब यहाँ से क्या क्या ये जो खुदाई हुई थी तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ था तो कभी कभी वो भी देख लेना है आपने। तो यहाँ से प्राप्त हुआ था आपको तांबे का पैमाना। क्या मिला था? तांबे का पैमाना और तांबे की इक्का गाड़ी और तांबा गलाने की जो भट्टी है और साथ साथ में यहाँ से एक अन्नागार भी प्राप्त हुआ था। हालांकि ये विशाल नहीं था, विशाल जो अन्नागार है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक हो गया। तो एक क्वेश्चन से आपने इतने सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अभी देखिए दयाराम साहनी के साथ साथ इसकी खोज में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम था माधव स्वरूप वत्स। तो आपने थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखना है। ठीक है। माधव स्वरूप वत्स। ठीक है। तो ये भी व्यक्ति थे जो इनके साथ साथ में थे, परंतु दयाराम साहनी का नाम जो है वो सबसे ज्यादा आता है। ठीक हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से किस स्थल को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है? तो मृतकों का जो टीला है वो हम किस स्थल को कहते हैं? तो वो कहते हैं हम मोहनजोदड़ो को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो के टीले को खोजने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि जो मोहनजोदड़ो का टीला है ये किसने खोजा था ये हमने बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राखल दास बनर्जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में
विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो विशाल स्नानागार का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये अभी मैंने ऊपर बता भी दिया, मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो कौन से स्थल के, तो ये जो स्थल हैं इनमें से कौन सा स्थल किस नदी के किनारे नहीं है, यानी कि यहाँ पर हमने गलत वाला बताना है। तो गलत अगर हम देखते हैं, जो हड़प्पा है रावी नदी के तट पर है, बिल्कुल सही है, अभी बताया है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर है, ये भी बिल्कुल सही है। जो लोथल है वो सतलज नदी के तट पर नहीं है, यही हमारा गलत हो जाएगा, और गलत ही हमने यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आता है फिर वही लोअर सतलज नदी के तट पर नहीं है, तो किसके तट पर है, ये भोगबा नदी के तट पर। तो भोगबा नदी के तट पर ये लोथल स्थित है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो गोदीबाड़ा का जो साक्ष्य हमें मिला है वो मिला है लोथल से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस धातु का प्रयोग हड़प्पा के लोग नहीं करते थे? किसका प्रयोग नहीं करते थे? मैंने कहा था ना, लोहा भी हाल फिलहाल में खोजा गया है, यानी कि सोने का भी करते थे, कांसे का भी करते थे, चांदी का भी करते थे, लोहे का नहीं करते थे। गलत ही हमने यहाँ पर बताना था, तो गलत का गलत ही आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कांस्य नर्तकी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो मोहनजोदड़ो से ही हुई है, और मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार भी मिला है, इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगला है कि प्राचीनतम सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीनतम सिक्के जो हैं उनको हम आहत सिक्के कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आ जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो हाथी गुम्फा जो अभिलेख है वो है खारवेल शासक का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति है। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रयाग स्तंभ अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो ये हो जाएगा समुद्रगुप्त से। ये अभी हमने आपको बता भी दिया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति है, प्रयाग प्रशस्ति है, ये किससे संबंधित हो जाएगी? तो ये समुद्रगुप्त से ही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो सर्वप्रथम लेख लिखने का जो कार्य है सिक्कों पर, आपने देखा होगा कि जो सिक्के बने होते हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ लिखा होता है, तो वो लेख लिखने का कार्य किसने किया था? तो वो किया था यवन शासकों ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला आता है कि गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? देखिए, गर्तावास का मतलब होता है कि जमीन के अंदर हमने खड्डा खोद के किसी को दबा दिया, यानी कि जिसको हम नॉर्मली कब्र भी कहते हैं। तो गर्तावास का मतलब कब्र है, तो कब्र के साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं पुरजहूम यानी कि कश्मीर से। और यहाँ से जो कब्र में मिला है वो मिला है एक आदमी दफन मिला है, प्लस उसके साथ साथ में एक कुत्ता भी उसको दफन होके मिला है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी मानव या आदमी के साथ कुत्ते का जो शव है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो हुआ है बुर्ज होम कश्मीर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो हमें कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले हैं हमें ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा से। तो कालीबंगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और आज की हमारी इस वीडियो का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जिस काल का कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो भाई, जिस काल का कोई भी बिल्कुल लिखित विवरण प्राप्त नहीं होता है उसको हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की ये जो हमारी वीडियो थी हम यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। अभी देखिए हमने क्या क्या है कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको बताए हैं उनसे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी आपको साथ साथ में बता दिए हैं, ताकि आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप उनको अच्छे से कर सको। तो इसी तरह की जो वीडियो है आपको सारी की सारी मिलने वाली हैं। और हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके जितने भी साथी हैं वो डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और जीएस उनके लिए प्रॉब्लम के बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कर देना है। मैं इसी तरह से आपकी जो सारी के सारी जीएस है वो कंप्लीट कराऊंगा। आपको डेली 1 से 2 वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मिलेंगे हम बहुत ही जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।